Good morning, all of you. Good morning. चलिए फटाफट जुड़ जाइए। रावनीश, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। ये ललितपुर का ट्रेंड हो गया है, राधे राधे। चलिए 2 मिनट देखते हैं, कुछ लोग और जुड़ रहे हैं। नए स्टूडेंट्स भी जुड़ रहे हैं हमारे छतरपुर से। हमारे ग्रुप में ललितपुर, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, ये बुंदेलखंड के 4 शहरों से कुछ स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। ठीक है, संख्या इतनी हो गई है कि हम शुरू कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंग्लिश सेक्शन में द हिंदू और द इकोनॉमिक टाइम्स, मोस्ट प्रोबेबली द हिंदू से डायरेक्टली एज इट इज सेंटेंस पूछ लिए जाते हैं और हमसे उम्मीद की जाती है कि हम उसकी एरर फाइंड करके उसका इम्प्रूवमेंट करें। तो कल मैं द हिंदू का एडिटोरियल पेज पढ़ रहा था, तो वहाँ आई थिंक उद्धव ठाकरे से रिलेटेड एक आर्टिकल था, जिसमें वाकई में एरर थी, कुछ 1-2 सेंटेंसेस में एरर थी। तो वही सेंटेंस मैंने लिखा है और उन उन 1-2 सेंटेंसेस की हेल्प से हम आज ये देखेंगे कि किस तरह से द हिंदू से, जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहाँ एरर कैसे फाइंड की जाती है और कैसे उसका इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो पहला सेंटेंस है, देखिए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। काफी लोग हो गए हैं। ओके ओके। छोटा है क्या? फॉन्ट छोटा दिख रहा है? चलिए ये वाला करिए, इसके बाद मैं थोड़ा बड़ा करके लिख दूंगा। ओके। आई हैव नेवर बीन अ मेंबर ऑफ अ स्ट्रीट गैंग, यहाँ फुल स्टॉप है। सो देयर इज नो होप ऑफ मी ज्वाइनिंग द मोदी कैबिनेट एवर। ये सेंटेंस लिखा हुआ था। अब सबसे पहले तो इसका एक मोटा मोटा एक हिंदी हम लगा लेते हैं कि कहना क्या चाह रहा है सेंटेंस। इसके बाद देखेंगे कि इसमें एरर है, यदि है तो उसमें क्या इम्प्रूवमेंट होना है। आई हैव नेवर बीन, मैं कभी नहीं रहा हूं, है ना। बीन का मतलब क्या है, कुछ लोगों को इसमें डाउट होता है। बी का थर्ड फॉर्म है बीन। कुछ लोगों को उसको डाउट होता है कि बीन का मतलब रहना या होना कैसे होता है। बी मतलब होना, ये वर्ब है और मेन वर्ब के तौर पर यूज की जाती है, और इसका थर्ड फॉर्म क्या है, बीन। मैं कभी नहीं रहा हूं क्या, अब मेंबर, एक सदस्य, किसका, ऑफ, किसका, स्ट्रीट गैंग, गली की गैंग का। तो क्या करें, आगे कह रहे हैं सो देयर इज नो होप, इसलिए कोई उम्मीद नहीं है, किसकी, मी ज्वाइनिंग, मेरे ज्वाइन करने की, किसे, द मोदी कैबिनेट एवर, मोदी कैबिनेट को मेरे ज्वाइन करने की कोई उम्मीद नहीं है। ये व्यंग कर रहे हैं मोदी सरकार पर कि मैं कभी भी किसी गली की गैंग का सदस्य नहीं रहा हूं, इसलिए मोदी कैबिनेट को मेरे ज्वाइन करने की तो कोई उम्मीद नहीं है। चलिए ठीक है, ना होने दो, हमें एरर फाइंड करनी है। तो दो तरीके हैं एरर फाइंड करने के। पहला ये कि मुझे ग्रामर आती है तो मैं फाइंड कर सकता हूँ, और यदि ग्रामर के रूल्स नहीं पता है, तब आप क्या कर सकते हैं कि इस जितना भी सेंटेंस है ना, भले छोटा हो बड़ा हो लेंथ में, आपको उसकी एक शुद्ध हिंदी तो निकालनी ही है। शुद्ध हिंदी करके तो देखना ही है। जब तक आप उसका शुद्ध हिंदी में मीनिंग नहीं निकालेंगे, तब तक आप इसके इंग्लिश में एरर नहीं फाइंड कर सकते। ये एक जो मतलब ये समझ लीजिए कि एक ये रूल है। जहाँ इंग्लिश सीखते हैं ना, तो ग्रामर तो सीखनी है, लेकिन साथ में हमें ये भी सीखना है
तो जब मैं इसका हिंदी करूंगा, जो दूसरा तरीका है शुद्ध हिंदी करने का वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले ग्रामर से देखते हैं। तो यहाँ से आय से लेकर गैंग तक इस हिस्से में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ एरर नहीं है। क्यों नहीं है अभी हम बाद में बताएंगे। एरर कहाँ है? सो देयर इज नो होप ऑफ मी ज्वाइनिंग द मोदी कैबिनेट एवर। इसलिए इस बात में कोई उम्मीद नहीं है मोदी सरकार को, मोदी कैबिनेट में मेरी ज्वाइनिंग की कोई उम्मीद नहीं है। तो जैसे मैंने पढ़ रखा है, तो मेरी सबसे पहली नजर जहां गलती है ना, सबसे पहले मेरी नजर कहाँ जाती है? इन दो वर्ड्स पर, मी ज्वाइनिंग, इस हिस्से पर जाती है। और यहाँ पढ़ते ही मुझे ये ज्वाइनिंग वर्ड दिखाई देता है। इस ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग को पढ़ते ही समझ के आता है कि ये क्या है? नाउन है। और कैसा नाउन है? जीरेंड से बना हुआ नाउन है। जीरेंड और इन्फिनेटिव पढ़े होंगे आपने। तो किसी वर्ब में जब आईएनजी फॉर्म जुड़ जाता है तो वो जीरेंड बन जाता है ना। और जीरेंड क्या होता है? नाउन होता है। तो ये नाउन है, ये मुझे समझ आ गया कि ये नाउन है ज्वाइनिंग, मेरी ज्वाइनिंग की बात कर रहे हैं ना। तो नाउन को जो मॉडिफाई करता है वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। यानी इसके ठीक पहले ये जो वर्ड लिखा है मी, इसे क्या होना चाहिए? एडजेक्टिव। नाउन को जो क्वालिफाई करे वो क्या होना चाहिए? एडजेक्टिव। लेकिन ये मी जैसे ही मैंने पढ़ा तो मुझे ये भी मालूम है कि मी ऑब्जेक्टिव केस होता है। ये हमने पढ़ रखा है, बचपन में पढ़ा था ना कि आई, मी, माय, माइन। इस तरह से प्रोनाउन पढ़े होंगे आपने प्रोनाउन की स्टार्टिंग में कि आई जो है सब्जेक्टिव केस होता है, मी ऑब्जेक्टिव केस होता है, माय एडजेक्टिव केस होता है। इसे पजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। पजेसिव का मतलब पोजीशन शो करना, अधिकार शो करना, मेरा, उसका, तुम्हारा, समथिंग। माइन क्या होता है? पजेसिव प्रोनाउन होता है। तो ये हमें याद होना चाहिए, ये बेसिक नॉलेज हमें उतना होना चाहिए इन सभी चीजों का। तो जैसे ही मैंने देखा था कि ज्वाइनिंग एक नाउन है और नाउन को क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या था? ऑब्जेक्टिव केस, मी। तो एरर कहाँ है? इस पार्ट में एरर है। मतलब ये जो मी है, ये मी की जगह एडजेक्टिव केस क्या होता है? माय। यहाँ क्या होना चाहिए था? माय ज्वाइनिंग होना चाहिए था, है ना। तो यही आपकी एरर थी। तो ये तो हो गया अकॉर्डिंग टू ग्रामर। ग्रामेटिकली यदि आप जानते हैं तो आप इसकी एरर फाइंड कर सकते थे। अब यदि आपको ग्रामर नहीं आती थी, तब आप कैसे इसका शुद्ध हिंदी करके कैसे इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकती हैं? अब देखिए, आई हैव नेवर बीन, मैं कभी नहीं रहा हूँ क्या? एक सदस्य किसका? ऑफ मतलब किसका? अ स्ट्रीट गैंग, किसी गली की गैंग का। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सो देयर इज नो होप, इसलिए कोई उम्मीद नहीं है। किसकी? मेरे ज्वाइन करने की। किसे? मोदी कैबिनेट को, कभी भी, एवर। तो जब हम शुद्ध हिंदी करके बोल रहे हैं तो क्या निकल रहा है मुंह से? इसलिए कोई उम्मीद नहीं है मेरे ज्वाइन करने की। मेरे ज्वाइनिंग, मेरी ज्वाइनिंग। मेरा पेन, माय पेन। मेरा घर, माय हाउस। मेरी ज्वाइनिंग, माय ज्वाइनिंग। जबकि यहाँ क्या लिखा है? मी ज्वाइनिंग। मी का मतलब मुझे होता है ना। तो कोई ग्रामर की जरूरत ही नहीं है। ग्रामर सीखने, यदि आपको ग्रामर नहीं भी आती थी तब भी आप इसका शुद्ध हिंदी से एरर फाइंड कर सकते थे, है ना। तो ये तो हुआ एक सेंटेंस। रफ कर दूं? इसी तरह के दो तीन सेंटेंसेस और हैं। और अब मैं क्लास को छोटा रखूंगा। जब वीडियो अपलोड करते हैं तो लेंथी वीडियो हो जाता है, फिर कोई देखता नहीं। यदि हम मेहनत कर रहे हैं, निःशुल्क पढ़ा रहे हैं, तो कम से कम वीडियो तो देखें। हाँ, आप बाद में पॉज करके लिख लीजिए। अभी मैं रफ कर रहा हूँ ना, टाइम खराब होता है ना। हाँ अविनाश, ठीक है ठीक है। फोन से बात कर लेना आप मुझसे, अभी यहाँ नहीं। चलिए अगला सेंटेंस लिखते हैं।
इफ दिखाई दे रहा ना, हाँ, इफ ही वॉज प्रेजेंट ऑन द ओकेजन ही वुड, यह कॉमा है, अब दिखाई दे रहा है। इफ ही वॉज प्रेजेंट ऑन द ओकेजन, तो ही वुड गिव ठाकरे, हाँ ये ठाकरे, उद्धव ठाकरे से रिलेटेड ही आर्टिकल था, क्लियर हो गया, ठाकरे लिखा हुआ है। ही वुड गिव, ही वुड, सॉरी ये वुड हैव गिवन लिखा हुआ है, he would have given Thackeray what? A tight slap, a tight slap, ओके दे देना भैया। इफ ही वॉज प्रेजेंट ऑन द ओकेजन, ये बोल रहा है कि यदि यदि मैं नहीं, यदि वह उस अवसर पर मौजूद होता तो वह ठाकरे को एक टाइट स्लैप दे देता, मतलब एक थप्पड़ मार देता। ठीक है, ये एज इट इज सेंटेंस लिख रहा हूँ मैं, जैसा कि द हिंदू में लिखा हुआ था। ये 29 या 30 अगस्त का द हिंदू है, वो एडिटोरियल पेज में आप देखेंगे। यहाँ मेरे यहाँ एक दिन लेट आता है, आज तो 1 तारीख हो गई, कल पढ़ा था मैंने ना। तो इफ ही वॉज प्रेजेंट, यदि मैं इस हिस्से को छोड़ दूं इफ को, तो मुझे यहाँ पे 2 सेंटेंस दिखाई देते हैं, 2 कंप्लीट सेंटेंस है ना। ही वॉज प्रेजेंट ऑन द ओकेजन, वह अवसर पर मौजूद था, एक कंप्लीट सेंटेंस हुआ, ये क्लॉज हुआ पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, क्लॉज नंबर 1। फिर आगे लिखा है ही वुड हैव गिवन ठाकरे या टाइट स्लैप, वह ठाकरे को एक टाइट स्लैप या जोर का थप्पड़ मार देता। तो इधर से लेके इधर तक ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है, ये क्लॉज नंबर 2 है। जब 2 क्लॉज हैं और साथ में शर्त के साथ इफ के साथ जुड़े हुए हैं, तो इस तरह के सेंटेंसेस की पहचान हमने आपको बताई थी क्या होती है, ये कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। जब कभी एक काम का होना किसी दूसरे काम के होने पर निर्भर करता है, तो इस तरह के सेंटेंसेस क्या कहलाते हैं? कंडीशनल सेंटेंसेस कहलाते हैं, शर्त सूचक वाक्य। शर्त सूचक शब्द इसमें जुड़ा है इफ, इसलिए ये क्या है, यदि वो कह रहा है ना, यदि मौजूद होता तो थप्पड़ मार देता, इसका मतलब क्या है कि वह मौजूद ही नहीं था वहां, होता तो मार देता। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हमने आपको पहले पढ़ाया है, कंडीशनल सेंटेंस में 3 कैटेगरी होती हैं। एक वो होती है इसमें इफ क्लॉज, यानी कि ये वाला है पार्ट, ये जो क्लॉज नंबर 1 है जो जिसके साथ इफ लगा हुआ है, ये कंडीशनल इंडिकेटर इफ लगा है, ये वाला पार्ट यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो अगला वाला जो मेन क्लॉज होता है या प्रिंसिपल क्लॉज होता है वो विल के साथ फर्स्ट फॉर्म की तरह यूज किया जाता है। और यदि इफ क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट होता है तो आगे वाले हिस्से में मेन क्लॉज में वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। और तीसरा और आखिरी, यदि इफ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट हो यानी हेड के साथ थर्ड फॉर्म हो, तो अगला वाला जो मेन क्लॉज होता है वहां वुड हैव थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। सॉरी, तो ये कौन सा वाला है, किस कौन सी कैटेगरी है? इफ क्लॉज सबसे पहले चेक करेंगे इफ क्लॉज क्या है। इफ ही वॉज प्रेजेंट, यदि वह वहां मौजूद होता, था नहीं, यदि वह मौजूद होता, तो वॉज क्या है? वॉज से हमें स्पष्ट ये समझ आ रहा है कि पास्ट की बात है ना। अब आप ऐसा मत सोचिए कि पास्ट इंडेफिनिट क्यों नहीं है, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म क्यों नहीं है, या मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म क्यों नहीं है। हम हमेशा ऐसा नहीं होता कि मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हो या डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म हो तभी पास्ट इंडेफिनिट होगा। ये किसी के प्रेजेंट होने की बात कर रहा है ना। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट ही एक तरह से, इफ ही वॉज प्रेजेंट, यदि वह वहां होता ना। तो यदि ये पास्ट इंडेफिनिट है तो अगला हिस्सा क्या होना चाहिए था? अभी मैंने बताया था, यदि इफ क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट है तो अगला हिस्सा
कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मेन क्लॉज हमेशा क्या होगा, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ था, ही वुड हैव गिवन ठाकरे अ टाइट स्लैब। इसका मतलब एरर किस पार्ट में है, इस पार्ट में है। वुड हैव गिवन, यहाँ गिवन लिखा हुआ था, यहाँ गिवन लिखा हुआ था, तो ये एरर है इस पार्ट में। अब इसकी जगह होना क्या चाहिए, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म। यहाँ क्या होना चाहिए था, वुड गिव ठाकरे अ टाइट स्लैब, ठाकरे को एक टाइट स्लैब दे देता, है ना। ये होगा इसका सही अरेंजमेंट। अब यदि मैं इसी सेंटेंस में अब यदि मैं इसी सेंटेंस में कुछ और वर्ड जोड़ दूं, जैसे लिखा हुआ था, जैसे पेपर में लिखा हुआ था, राणे सैड, दिखाई दे रहा है ना, राणे सैड। राणे कौन है, नारायण राणे की बात कर रहा था, वो आर्टिकल में नारायण राणे, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, इन सभी को लेकर बातचीत चल रही थी, किसी का इंटरव्यू उन्होंने एज इट इज छाप रखा था। तो राणे ने कहा, इफ ही वॉज प्रेजेंट ऑन द ओकेजन ही वुड हैव गिवन ठाकरे अ टाइट स्लैप। अच्छा, नारायण राणे कह रहे हैं ठाकरे के बारे में, यदि वह मौजूद होते उस अवसर पर, तो ठाकरे को एक टाइट स्लैप मार देते। अब मुझे बताइए, ये राणे सेड कॉमा करके राणे ने कहा, और बाकी पूरा सेंटेंस, पूरा जो आपका कंडीशनल सेंटेंस है, ऐसा कैसा लिखा है। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे क्या कोई एरर है क्या। अब ये वुड हैव गिवन ठीक है, या वुड गिव होना चाहिए था, ये आपको सोचना है। आपके पास 1 मिनट का समय है, आप सोचिए, मैसेज करके बताइए क्या अभी भी ठीक है। नहीं है, अच्छा एरर है। ओके, देखते हैं और मैसेज आते हैं, एक दो एक मैसेज का इंतजार करते हैं। ठीक लग रहा है, ओके, रानी को ठीक लग रहा है, सिद्धि को भी ठीक लग रहा है। अच्छा, मेजोरिटी होगी ठीक की। क्यों ठीक लग रहा है ये भी मालूम होना चाहिए, ठीक क्यों लग रहा है। नो, नो मतलब गलत है, क्या कहना चाह रहे हैं। ओह, अब धड़ाधड़ रॉन्ग का मैसेज आ रहा है, अब लोगों को गलत लगने लग गया, ऐसा क्यों भाई। चलिए ठीक है, अब देखते हैं। अब मेजोरिटी जो थी वो बैलेंस हो गई, मेजोरिटी और माइनॉरिटी दोनों बैलेंस हो गए, अब कुछ नहीं बचा मेजोरिटी ऐसे। आधे लोग कह रहे हैं कि ठीक है, आधे कह रहे हैं कि ये गलत है। अब हम देखते हैं क्या है, फिर वही है। अब उसमें जितना भी आप ग्रामर कर सकते थे वो तो आपने देख लिया, है ना। अब यहाँ बात आती है सिर्फ शुद्ध हिंदी की, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि जब तक आप शुद्ध हिंदी करना नहीं सीखेंगे, तब तक आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम से इंग्लिश नहीं निकाल सकते, ये बात तय है। क्योंकि इसमें जितनी ग्रामर थी वो हम देख चुके। अब ये दो शब्द शब्द ऐड कर देने से क्या इसमें कोई ग्रामर चेंज हो रही है क्या, कैसे फाइंड करेंगे। आप नहीं कर सकते जब तक कि आप उसका मीनिंग नहीं निकालते हिंदी में। अब देखो क्या फर्क पड़ता है। राणे ने कहा, राणे सैड, ठीक, पास्ट की बात हो गई। राणे ने कहा, मान लीजिए मुझसे कहा, मुझसे राणे ने कहा, मतलब सैड मतलब पास्ट की बात है, तो ये पुरानी बात हो गई। और क्या कहा उसने, बोला कि यदि वह मौजूद होता, तो राणे, राणे जब मुझे बोल रहा है तो उसके भी और पास्ट की बात कह रहा है। राणे सेड ही वॉज, इफ ही वॉज प्रेजेंट, यदि वह मौजूद होता। मान लीजिए राणे ने मुझसे कल ये बात कही, राणे सेड, सिर्फ इतने से राणे ने कल ही मुझसे ये बात कही, और हम आपको आज बता रहे हैं ये बात, है ना। तो आज तो प्रेजेंट में हो गया जब हम आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन मुझसे तो राणे ने कल कहा था ना। तो जब राणे कह रहा था वो पास्ट वाला टाइम था, और राणे ने जो कुछ कहा, जो कुछ वो बता रहा था वो, और वो जो इंसिडेंट था वो और पास्ट की बात होगी, यानी वो क्या है, यानी ये वाला हिस्सा उसके लिए क्या बन गया, पास्ट परफेक्ट बन गया। मतलब राणे ने कहा यदि वह वहां मौजूद होता,
तो वह ठाकरे को एक टाइट स्लैप मार देता। अब ये पास्ट इंडेफिनिट नहीं बचा। अभी जब तक मैंने यहाँ राणे सेड नहीं लिखा था तब तक ये क्या था, पास्ट इंडेफिनिट था। लेकिन जैसे ही राणे सेड लिख दिया तो राणे ने उसे कल कहा, और जो इंसिडेंट के बारे में कहा वो इंसिडेंट और भी पुराना है। इसका मतलब कि ये वाला हिस्सा अब क्या बन गया, पास्ट परफेक्ट बन गया। अब यहाँ आप ग्रामर मत ढूंढिए कि पास्ट परफेक्ट है तो वॉज के साथ मतलब यहाँ ये प्रेजेंट होने की स्थिति क्यों लिखी है। ये ग्रामर हमेशा एक जैसी नहीं होती कि आपको हेड के साथ थर्ड फॉर्म दिखाई दे तभी पास्ट परफेक्ट होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको हिंदी करनी आनी चाहिए। आप आपको ये अनुमान लगाना आना चाहिए कि बात कब चल रही है, कब की बात कौन किसे सुना रहा है। अभी मुझे सुनाई, मैं आपको सुना रहा हूँ तो ये प्रेजेंट है। राणे ने जब मुझे सुनाई थी तो वो आपके लिए पास्ट की बात हो गई, और राणे का जो इंसिडेंट राणे मुझे सुना रहा है वो और पास्ट का था तो वो आपके लिए पास्ट परफेक्ट हो गया। और आपको अभी जज करना है ना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप हॉल में बैठे हैं, आपको इस समय प्रेजेंट में जज करना है तो वो वाली बात कब की हो गई और पास्ट परफेक्ट की हो गई, ये वाला इंसिडेंट। तो इफ क्लॉज जो है अभी पास्ट परफेक्ट बन गया। मुझे लगता है अब आपको अच्छे समझ आ गया, मैंने 10 बार रिपीट कर दिया इस चीज को, है ना। तो ये अब जब ये चूंकि पास्ट परफेक्ट बन गया इफ क्लॉज, तो फिर रूल क्या था, दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन मेन क्लॉज में जो है वुड हैव थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो अभी यहाँ वुड हैव थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, वुड हैव गिवन ठाकरे अ टाइट स्लैब, तो वो ठाकरे को एक टाइट स्लैब दे देता है ना। इसलिए अभी ये ठीक है। यदि यहाँ पे लिखा होता वुड गिव, जैसा कि पहले लिखा था वुड गिव ठाकरे अ टाइट स्लैब, तब वो गलत होता। लेकिन अब ये वुड हैव गिवन ठीक है, क्योंकि ये वाला हिस्सा क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया। ठीक। और देखते हैं एक आधा एग्जाम्पल। हाँ हाँ, मैं रफ ही कर रहा हूँ भाई, अभी नहीं रुकूंगा मैं। आप पॉज करके लिखते रहिए बाद में। और लिखना क्या है समझ लिया, पेपर मिल जाएगा आपको, द हिंदू देखिए। CJI NV रमन्ना, रमन्ना है ना, रमाना, हाँ। कन्फ्रंटेड द सेंटर, व्हाट, with a list of with a list of 240 vacancies of chairpersons comma judicials and technical members of tribunals across the country। ये क्या एक ही सी आता है कि डबल सी होता है, अक्रॉस द कंट्री। यहाँ तक हाँ दिखाई दे रहा है यहाँ तक, ठीक। पूरा हो गया ना, अक्रॉस द कंट्री दिखाई दे रहा है। क्या कह रहे हो सर, अभी और है या हो गया? हाँ हो गया, पूरा हो गया भाई। अच्छा, आप कमेंट कर रहे हैं कि अभी और इतना लंबा सेंटेंस अभी और बाकी है। अरे भाई ऐसे ही आते हैं, ये पहले जैसे एग्जाम नहीं रहे, एसएससी में जैसे पूछा जाता था पहले, एक लाइन का सेंटेंस है वो एज इट इज, आई अलोंग विथ तनीषा वेंट टू वॉच द मूवी। अलोंग विथ के साथ आई अलोंग विथ के साथ दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं तो एरर फर्स्ट के अकॉर्डिंग आएगी, ओ हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट के अकॉर्डिंग होगी। इस तरह के अब नहीं आते एग्जाम में, आपको ऐसे लंबे लंबे सेंटेंस दिखाई देंगे।
और डायरेक्टली इंग्लिश न्यूज़पेपर से उठा के रख दिए जाते हैं। अब वहाँ एरर करके रख दिए जाते हैं और हमें सोचना है। तो आपको दोनों काम करने होंगे, न्यूज़पेपर भी पढ़िए, रीडिंग स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए, और साथ में आपको ग्रामर भी आनी चाहिए, और इंग्लिश का शुद्ध हिंदी करना भी आना चाहिए, है ना। तो अब बात वही है, सबसे पहले आपको हिंदी एक मोटा मोटा अनुमान निकालना ही रहेगा सेंटेंस का, तब तक आप फाइंड नहीं कर सकते कि गलती कहाँ है ना। तो देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। सीजीआई एनवी रमन्ना कन्फ्रंटेड द सेंटर। कन्फ्रंट का मतलब होता है ये सामना करना होता है, मतलब बेमन से ही कैसे ही सामना करना किसी का। मन नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी सामना तो करना है, बात कहनी है अपनी। सीजीआई एनवी रमन्ना कन्फ्रंटेड द सेंटर, मतलब केंद्र को जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है रमन्ना, उन्होंने सेंटर से कहा, है ना, उनका सामना करके उनसे कहा कि विद अ लिस्ट सेंटर विद अ लिस्ट ऑफ 240 वैकेंसी, मतलब एक 240 वैकेंसी की लिस्ट लेकर गए। और क्या कहा, किसकी लिस्ट लेकर गए, ऑफ चेयरपर्सन्स जुडिशियल्स एंड टेक्निकल मेंबर्स ऑफ ट्रिब्यूनल्स अक्रॉस द कंट्री, मतलब पूरे भारत में जितने भी मतलब जो ट्रिब्यूनल्स हैं, छोटे छोटे कोर्ट्स होते हैं ट्रिब्यूनल्स, उनके टेक्निकल मेंबर्स की, जुडिशियल की और चेयरपर्सन्स की जो 240 वैकेंसी की लिस्ट थी, वो लेकर उन्होंने केंद्र सरकार के पास गए, ये कहना चाह रहे हैं। अब आप बिल्कुल आप यकीन मानिए, इसी तरह के एग्जाम्पल्स आजकल आते हैं, सेंटेंस आते हैं, इतनी सी बिल्कुल जरा सी एरर होती है जो हमें दिखाई नहीं देती। हम सेंटेंस पढ़ते रहते हैं बार बार, इतने में 2-2 मिनट हो जाते हैं, 3 मिनट हो जाते हैं, और हम घबरा जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं हॉल में बैठकर कि समझ नहीं आ रहा है एरर कहाँ होगी, है ना। एरर इधर होगी, सिर्फ आप 1 या 2 बार सेंटेंस को बहुत तल्लीनता से उसको पढ़ लीजिए, बस आपको समझ आ जाएगा कि एरर कहाँ है। और एक एक टुकड़ा जो है सेंटेंस का, उसे बहुत ध्यान से पढ़ते जाइए, कंसंट्रेशन के साथ, आपको समझ आ जाता है। और मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आना बहुत जरूरी है, कि आप हर इस पूरे सेंटेंस में जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जो उसका नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव, एडवर्ब है, कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन है, वो उन सभी पर आप ध्यान देते जाइए कि जो मैंने पढ़ रखा है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, उस उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ गलत तो नहीं है, नहीं है तो आगे बढ़ते जाएं। कहीं ना कहीं आपको एरर समझ आ जाएगी, और नहीं होगी, नहीं आ रही तो नो एरर, ऐसा भी तो होता है कि नो एरर होती है ना। तो सीजीआई, ये तो सीजीआई एन वी रमन्ना, ये क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमन्ना, ये तो नेम हो गया है, ये नाउन हो गया यहाँ तक, इसमें कोई गलती नहीं है। कन्फ्रंटेड, कन्फ्रंट मैंने आपको उसका मीनिंग बताया, और उसमें ईडी मतलब ये पास्ट का, पास्ट इंडेफिनिट की बात हो गई। तो इसमें ये यहाँ पे अभी समझ नहीं आता कुछ की गलत होगा, है ना। हो सकता है कुछ एरर हो वर्ब की, लेकिन अभी यहाँ तक क्लियर है कि उन्होंने सामना किया या गए, किसी के समक्ष गए, कहाँ गए, कन्फ्रंट किसका सामना किया, द सेंटर, केंद्र का। विद किसके साथ, विद अ लिस्ट, किसके साथ, अब कुछ उनको एक टूल है उनके पास, लिस्ट टूल है, जैसे कि पेन है, मेरा पेन, आई राइट विद अ पेन, मैं एक पेन के साथ लिखता हूँ, तो टूल का इस्तेमाल किया, तो ये एक लिस्ट के साथ गए, तो इसलिए उन्होंने विद प्रपोजिशन यूज किया, ये भी ठीक है। आ लिस्ट, आ मतलब आर्टिकल चाहिए था किसके लिए, इस नाउन के लिए, लिस्ट के लिए, आ लिस्ट, ये भी ठीक है। किसकी, का, किसका, किसकी, ऑफ, ऑफ प्रपोजिशन में ठीक है। किसकी, 240 वैकेंसीज, 240 वैकेंसीज, यहाँ पे इन्होंने प्लूरल कर दिया से वैकेंसीज, जो कि 240 था, वो ठीक है। अब 240 वैकेंसीज की लिस्ट है, वो भी किसकी, ऑफ से बता रहे हैं। चेयरपर्सन, मतलब कुछ ज्यादा लोग हैं, कोमा करके लिखा ना, चेयरपर्सन, ये एस लगा है, मतलब चेयरपर्सन की लिस्ट है, उसमें चेयर, उस लिस्ट में कौन कौन है, अध्यक्ष होंगे, है ना, और क्या होंगे, जुडिशियल एंड टेक्निकल मेंबर्स ऑफ, जुडिशियल होंगे, टेक्निकल मेंबर्स होंगे उस लिस्ट में, किसके, ट्रिब्यूनल्स के। ठीक, अलग अलग ट्रिब्यूनल्स जो हैं भारत में, अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश भर में। एक्रॉस का मतलब होता है, एक्रॉस प्रीपोजिशन है, एक्रॉस का यूज तब करते हैं जब एक तरफ से दूसरी तरफ की ओर हम जा रहे हैं, रोड क्रॉस करना है, एक तरफ से दूसरी तरफ की ओर जब हम इसका मतलब ऐसा भी होता है कि पूरे भारत में, मतलब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, या इधर आपका अरुणाचल से लेकर गुजरात तक, गुजरात के कच्छ तक, अक्रॉस द कंट्री का मतलब है पूरे भारत की बात कर रहा है वो, इसलिए उसने अक्रॉस का यूज किया।
तो अब हम आपको बताते हैं कि एरर कहाँ है, टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि मुझे फिर ड्यूटी पर भी जाना है। 240 वैकेंसी ऑफ चेयरपर्सन जुडिशियल्स एंड टेक्निकल मेंबर्स, एरर इस पार्ट में है। इधर देखिए ये क्या है, जो लिस्ट है ना वो किसकी है, 240 वैकेंसीज ऑफ किस, 240 वैकेंसीज किस किस की, एक से ज्यादा लोगों की। और उन ज्यादा लोगों में 240 लोगों में कौन कौन है, कुछ चेयरपर्सन हैं, कुछ जुडिशियल है और कुछ टेक्निकल है, टेक्निकल मेंबर है। कौन कौन से चेयरपर्सन है, जुडिशियल के बाद क्या लिखा है, एंड लिखा है, जुडिशियल एंड टेक्निकल मेंबर्स, मेंबर मतलब सदस्य, कौन कौन से सदस्य, जुडिशियल सदस्य और टेक्निकल सदस्य, क्योंकि यहाँ पे एंड लगा है। अब आप देखिए यहाँ पर क्या है, यही एरर है, इतनी सी, मैंने बोला था इतनी सी एरर है, ये जुडिशियल्स, यहाँ पे एस लगा दिया इन्होंने, और साथ में क्या लिखा, एंड टेक्निकल, यहाँ पे क्यों नहीं लगा, यदि एस लगाना था तो इसमें एस क्यों नहीं लगा दिया यहाँ पर, टेक्निकल्स, जुडिशियल्स एंड टेक्निकल्स मेंबर्स, है ना। यही एरर है कि यहाँ मेंबर नाउन है, उनके लिए जो मुख्य नाउन है वो क्या है, मेंबर, और कितने, एक से ज्यादा मेंबर, इसलिए मेंबर्स यहाँ ठीक है, ये मेंबर्स कौन से सदस्य, टेक्निकल सदस्य और जुडिशियल सदस्य, ठीक है। इसलिए यहाँ पे, यहाँ इन्होंने जुडिशियल्स, ये तो एडजेक्टिव है ना, जुडिशियल, तो इसमें एस तो लगा नहीं सकते। यदि आप ग्रामर से देखना चाहें, ये तो मैंने हिंदी करके देखा, यदि आप ग्रामर से देखना चाहें, जो जुडिशियल तो एडजेक्टिव है, तो उसे आप एस कैसे लगा रहे हैं, एडजेक्टिव में एस थोड़ी लगता है, नाउन में एस लगता है ना। यदि आप ऐसे ऐसा लिख देते कॉमा करके तो भी चल जाता कि चेयरपर्सन, फिर जुडिशियल मेंबर्स एंड टेक्निकल मेंबर्स, ऐसा कर देते तो ठीक हो जाता। जुडिशियल मेंबर्स एंड टेक्निकल मेंबर्स, इन दोनों को उसने जोड़कर, इन दोनों में कॉमन क्या था, मेंबर और मेंबर्स, दोनों मेंबर्स मेंबर्स दोनों में कॉमन था, तो उन्होंने क्या किया, मेंबर्स को एक साथ रख दिया और एंड से इनको जोड़ दिया, जुडिशियल एंड टेक्निकल। तो फिर यदि जोड़ा था तो ये जो यहाँ पे जुडिशियल था, यहाँ पे एस करके इन्होंने चिपका कर यही एरर करके दी थी, और ये हमें फाइंड करना था। तो बहुत तीखी नजरों से देखना रहता है, बाकी सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, इतनी सी एरर फाइंड करनी थी। ठीक है, आया समझ में, बस मैसेज करके बताइए। फिर बाकी फिर और भी हैं अभी, लेकिन समय हो रहा है काफी, फिर वीडियो बहुत लंबे हो जाते हैं, वो देखता नहीं कोई, मेरी मेहनत खराब हो जाती है। चलिए ठीक है, हाँ ठीक है, यहाँ तक समझ आया ना। ओके ओके, ओके थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, कल मिलते हैं फिर। ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।